नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटिकल यानी कि जो 12th क्लास का हमारा जो पॉलिटिकल का जो पेपर है, इस पेपर की आंसर की आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, ये जो पेपर है हमारा जो हुआ है 28 मार्च 2025 को, इस पेपर की आंसर की आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ध्यान से इसको देखिए, एक ही क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा। पहला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था? तो इसे किसे जाना जाता? चीन की दीवार, भारत के पठार, बर्लिन की दीवार और रूस के पहाड़। तो इसे बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध के दौरान सबसे बड़े प्रतीक के रूप में जाना जाता था, यानी कि जो ऑप्शन जो स है वो आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ? तो यूरोप के जो एकीकृत बाजार है इसका गठन हुआ था जनवरी 1993 में, यानी कि जो ऑप्शन जो ब है वह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स वाला, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन यानी कि जो साप्टा जो है ये कब प्रभावी हुआ? तो देखिए, जो साप्टा जो है यह हुआ था 2006 में प्रभावी, यानी कि जो ऑप्शन जो अ है यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2006 में। ओके, तो अ ऑप्शन पे यहाँ पे टिक लगा लेना है, अ इज़ द करेक्ट आंसर। साप्टा 2006 में आया था। चौथा प्रश्न है हमारा, 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो देखिए, जो 1950 के दशक के अंदर जो वियतनाम जो है ये फ्रांस का उपनिवेश था, यानी कि ब ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण में वस्तु का प्रभाव होता है, विचारों का प्रभाव होता है, पूंजी का प्रभाव होता है, यानी कि यहाँ पे सभी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि द इज़ द करेक्ट आंसर। यानी वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में विचारों का आदान प्रदान भी होता है, पूंजी का प्रभाव भी होता है और वस्तुओं का प्रभाव भी होता है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? संचार और प्रौद्योगिकी, राजनीतिक दल की, सामाजिक संगठन की, धार्मिक संगठन की। तो जो हमारा कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी है इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि वैश्वीकरण में, यानी कि अ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश जो है ये आया था 1956 में अस्तित्व में। भाषा के आधार पर फजल अली की अध्यक्षता में ये पहला राज्य बना था जो कि भाषा के आधार पर अस्तित्व में आया था। ओके, तो यहाँ पे डी यानी कि जो द है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए। निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे? जे.सी. कुमारप्पा, चरण सिंह, वर्गीज कुरियन और के.एन. राज। तो यहाँ पे के.एन. राज ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ थे, यानी कि द ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से था और चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह, ये किसान नेता थे। नेक्स्ट जो है हमारा अगला, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना कब अस्तित्व में आई? तो देखिए, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना वो अस्तित्व में आई 1956 में। 1951 से 55 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 में अस्तित्व में आई, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से वार्सा पैक्ट का समर्थक देश था? तो देखिए जी, ये जो वार्सा पैक्ट है इसका समर्थक देश था वो था सोवियत संघ, यानी कि जो सोवियत संघ वार्सा पैक्ट का, सोवियत यूनियन वार्सा पैक्ट का समर्थक था। तो यहाँ पे ब ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ब इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री यानी कि भारत के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे उन्हीं के पास चार्ज था, यानी कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर का विदेश मंत्रालय इन्हीं के पास था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो ऑप्शन जो स है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की जो घोषणा की थी, जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी वो कब लगी थी? तो देखिए, ये लगी थी 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगी थी, और यानी कि इस समय जो है इंदिरा गांधी पीएम थी और फखरुद्दीन अली अहमद जी आपके भारत के राष्ट्रपति थे। तो 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी लगी थी। नेक्स्ट जो है, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे? तो भारत में जो संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे जे.पी. नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो हैं ये संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर है। तो
तो हमने 13 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। अब अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए भारत के अंदर जो चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में, यानी कि जो स ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। हमने यहाँ पे 14 प्रश्न कर लिए। भारत में चौथा आम चुनाव आपको बता ही दिया। चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था, ये आपका हो ही गया है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन, नागालैंड जो राज्य है उसको कब पूर्ण राज्य बना? तो देखिए जो नागालैंड जो राज्य है ये 1963 में पूरी तरह से पूर्ण राज्य बना था। 1963 यानी कि स ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि स ऑप्शन करेक्ट है। नागालैंड जो है 1963 में पूर्ण राज्य बना था। ओके, 1963 में नागालैंड पूर्ण राज्य बना था। नेक्स्ट है 1979 से 1985 के मध्य असम में किस देश के घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चला था? तो ये चला था बांग्लादेश, यानी कि जो ऑप्शन जो अ है वो हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि बांग्लादेश से जो घुसपैठियों इनके विरुद्ध जो है असम में बांग्लादेश के घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चला था 1979 से लेकर 1985 के बीच में। बांग्लादेश यानी कि जो 16वां है वो हमारा करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। अगला है 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के नेतृत्व किस पीएम ने किया था? तो देखिए 1989 में जो बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, इसका नेतृत्व किया था वीपी सिंह, यानी कि ऑप्शन जो ब है वो हमारा करेक्ट आंसर। वीपी सिंह जो है इस समय नेतृत्व कर रहे थे इस प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट जो है बाम सेप का गठन कब हुआ था? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाम सेप का गठन 1975 में हुआ था, तो ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले। तो देखिए समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 के बाद अस्तित्व में आया। तो ये कौन सी क्रांति 1917 में कौन सी क्रांति थी? रूसी क्रांति, ये याद रखना है आपको। कौन सी क्रांति थी? रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति यहाँ पे कर लेना है। अगला 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे सिंधु जल संधि। क्या आएगा यहाँ पे? सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि पर साइन किए थे भारत और पाकिस्तान ने 1960 में। 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा ने हस्ताक्षर किए। तो रूजवेल्ट के साथ साथ विस्टिल चर्चिल ने किए थे। तो चर्चिल यहाँ पे जो हैं उस समय 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट के साथ साथ चर्चिल ने भी साइन किए थे, यानी कि जो ऑप्शन जो है यहाँ पे चर्चिल इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच। तो ये था वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फर्म था, ये था विश्व सामाजिक मंच। तो ये कौन सा मंच था? विश्व सामाजिक मंच, ये याद रखना है। विश्व सामाजिक मंच, विश्व सामाजिक मंच था, वर्ल्ड सोशल फॉर्म था विश्व सामाजिक मंच। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा 5 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में योजना आयोग, और इस आयोग को अब जो बना दिया है वो बना दिया नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति। ओके, और कब बनाया? 2015 में इसको नीति आयोग बना दिया गया। और कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा का जो कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 42वां संविधान, इसको लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, इसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे यहाँ उत्तर एक शब्द में ये देने हैं, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देना है आंसर। देखिए आसियान की स्थापना कब और किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई? तो देखिए आसियान की जो स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967। तो यहाँ पे इसका आंसर है 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना होती है। और बेकांग घोषणा पत्र, कौन सा घोषणा पत्र? बेकांग जो घोषणा पत्र है इसके आधार पर, बेकांग घोषणा पत्र के आधार पर ओके आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है?
कोई एक कारण बताइए। तो देखिए, जो यूरोपीय जो संघ है, इनके सदस्य देशों का राष्ट्रीय संप्रभुता है और विदेश नीतियों पर अलग अलग राय हैं। यानी कि जो सदस्य जो देश है, ठीक है, उनकी एक राय तो है, उनकी देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता पे तो एक राय है उनकी, ठीक है, राष्ट्रीय संप्रभुता पर तो एक राय है, एक मत है मतलब, या एक राय है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो है विदेश नीति पर अलग अलग राय हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे देश का नाम बताइए जहां भारत के नागरिक को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये नेपाल है, भूटान है। नेपाल और भूटान पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीज़ा की। दक्षेस का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय और संगठन, और इसकी स्थापना होती है 1985 में। सार्क की स्थापना 1985, ये भी याद रखना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को ही इसको मनाया जाता है। 24 अक्टूबर मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम है। प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती क्या थी? कोई दो कारण बताइए। तो सबसे बड़ी चुनौती थी उस समय जो मतदाता थे वो अशिक्षित थे। तो विशाल मतदाता और अशिक्षित मतदाताओं की सूची जारी करना और उनसे चुनाव करवाना। ये तो विशाल मतदाता थे, यानी कि सब जनसंख्या ज़्यादा थी, विशाल मतदाता थे। साथ ही साथ दूसरा था वो अशिक्षित भी थे, यानी कि अशिक्षित मतदाताओं से वोटिंग कराना सबसे बड़ी चुनौती थी चुनाव आयोग के सामने जब भारत आज़ाद हुआ था तब 1952 के आम चुनाव में। आज़ादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन से दो प्रमुख मॉडल थे? तो जो आज़ादी के जो समय है भारत के सामने है महत्वपूर्ण मॉडल थे पूंजीवादी और समाजवादी। तो महत्वपूर्ण मॉडल थे पूंजीवादी और दूसरा मॉडल था समाजवादी। पूंजीवादी और समाजवादी महत्वपूर्ण मॉडल थे। भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया था? तो ये लिया था यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया था पंचवर्षीय योजना का मॉडल डोनाल्ड। और जम्मू कश्मीर को किस आर्टिकल के तहत विशेष राज्य? तो ये अनुच्छेद 370 के तहत था, जैसा कि आप सबको पता है ये हट चुकी है 370 की जो धारा है। और काशीराम के जो दल है बहुजन समाजवादी पार्टी में बहुजन से क्या तात्पर्य था? तो बहुजन से तात्पर्य था यहाँ पे दलित हैं और आदिवासी हैं, दलित आदिवासी और पिछड़े लोगों को इसमें रखा था। बहुजन समाज पार्टी में बहुजन का तात्पर्य था दलित, आदिवासी और मुख्य धारा से पिछड़े हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण हेतु कौन सा आयोग बैठा था? तो ये बैठा था मंडल आयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा आयोग? मंडल आयोग। ओबीसी के लिए कौन सा आयोग? मंडल आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सोवियत संघ और भारत के संबंध सदैव मधुर रहे। तो ये आपको इनकी उत्तर सीमा 50 में करनी थी। सोवियत संघ और भारत के संबंध, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में क्यों हुआ था? और भारत और मालदीव के जो संबंध अच्छे हैं, मधुर संबंध हैं, व्यापारिक संबंध भी अच्छे हैं, और इनके ऊपर टिप्पणी बतानी थी। नेक्स्ट, अंटार्कटिका पर स्वामित्व का मसला, ये विवादास्पद है, इस कथन को संक्षेप में बताना था। और जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया? और भारत की राजनीति में आयाराम गैराम, तो आयाराम गैराम का मतलब है दल बदल पर कंट्रोल। जैसे दल बदल कर लेते हैं ना विधायक और एमपी, उनके बारे में, यानी कि इस पार्टी से उस पार्टी में। और प्रीविपर्स जो है उस समय जो राजा महाराजा थे उनको प्रीविपर्स दिया जाता था, यानी कि जो है पेंशन के रूप में या एक्स्ट्रा जो राशि दी जाती थी प्रीविपर्स थी। और इसको इंदिरा गांधी ने बंद कर दी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीविपर्स को रोक लगा दी थी। और 1974 में गुजरात के छात्रों का आंदोलन क्यों किया गया, इस पर ही बताना था। 1985 में राजी लोंगेवाल समझौते के 2 पॉइंट बताने थे।
और 1990 के बाद लगातार राजनीति गठबंधन की राजनीति क्यों प्रभावी रही, क्योंकि एक ही पार्टी को यहाँ पे बहुमत नहीं मिला, इसलिए ये रहा। आसियान की संक्षिप्त उपलब्धियां बतानी थी यहाँ पे। और चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के क्या प्रयास किए, और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है, कारण बताना था। क्योटो प्रोटोकॉल, यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके ऊपर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कंट्रोल करना। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल का महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस जो गैस है इस पर नियंत्रण। ओके, इस पर नियंत्रण। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की कोई 3 आर्थिक प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन के 3 आर्थिक प्रभाव बताने थे। वैश्वीकरण सांस्कृतिक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। भारत चीन के संबंध बताने थे, और भारत की जो परमाणु नीति है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। और मानवाधिकार की आवश्यकता वर्तमान समय में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, इस कथन की विवेचना करनी थी। सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा की विवेचना करनी थी। तो ये आपका 18वां प्रश्न था, 4 नंबर का। नेक्स्ट जो है 19वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ थी, विवेचना करनी थी। और भारत के जो विभाजन के परिणामों की विस्तृत विवेचना करनी थी, यानी कि भारत का जो विभाजन हुआ उसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था 1947 तब का। और विश्व का जो राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशों को अंकित कीजिए। तो ये था, भारत को अंकित करना था, जापान को और फ्रांस को और म्यांमार को, या फिर राजनीतिक मानचित्र में चीन, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे और जर्मनी, इनको इंगित करना था। ये 4 नंबर का था। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।